आज कमल जी को स्वर्ग सिधारे हुए पूरे 4 साल हो गए थे। आंखों में आंसू लिए बरामदे में चारपाई पर बैठी अनीता जी सामने ही लगी अपनी पति की तस्वीर को देख सोचने लगती है, कहाँ चले गए आप? पूरे 4 साल हो गए हैं आपको गए हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही महीने बीते हैं। आप अचानक इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चले गए? एक आप ही तो मेरे जीवन के साथी थे। बेटा भी शादी होते ही बदल गया है, पूरी तरह बहू के रंग में रंग गया है। जब से आप गए हैं आपके बिना तो जीवन बोझ लगता है। हर सुख में दुख में हमेशा आप मेरे साथ रहते थे तो मेरा समय यूं ही कट जाता था, लेकिन अब तो पल पल काटना भारी लगता है। एक तरफ अनीता जी पति से बातें किए जा रही थी और दूसरी तरफ साड़ी के पल्लू से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी। हट्टा कट्टा शरीर, ना कोई दुख ना दर्द ना बीमारी। रात को मेरे साथ बातें करके सोए थे, सुबह उठकर देखा तो अनंत यात्रा पर जा चुके थे। आप तो चले गए, लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई आपके बिना। अपने पति को याद कर अनीता जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अनीता जी का भरा पूरा परिवार है, बेटा बहू और एक पोता भी है, और उनकी एक बेटी भी है राधा, जिसकी शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में बहुत खुश है। अनीता जी अपने मकान में अकेली रहती है जिसमें वह ब्याह कर आई थी। उनका बेटा और बहू कुछ ही दूरी पर नए मकान में रहते हैं। वह भी अनीता जी के पति कमल जी ने बड़े ही चाव से बनवाया था अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, लेकिन बेचारे नए मकान में जाने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। जब बेटे की शादी हुई तो कुछ दिन बाद ही बहू ने अपना सारा सामान नए मकान में रखवा दिया और मैं भी बेटे बहू के साथ नए घर में रहने लगी। पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की रूपा को मैं अपने घर में बहू बनाकर बड़े ही चाव से लाई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब को 4 चांद लग गए हो। मोहल्ले पड़ोस की सभी औरतें जब बहू को देखने आती तो उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाती। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो खरा सोना है। इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में ना होगी। उसके बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई, खूब तनख्वाह लेने लगा, लेकिन उसी समय बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। चांद जैसे मुखड़े वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही न चला, और मेरा बेटा भी बहू के रंग में रंगने लगा। लेकिन पति के जाने के बाद घर की मुखिया होने के नाते मैं अपनी राय देती, लेकिन बहू को घर के मामलों में मेरा बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बेटा भी छोटी छोटी बातों पर मुझ पर गुस्सा करता, मुझे कभी भी डांट देता। मेरा किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर नहीं था। बेटा बहू केवल यही चाहते थे कि मैं चुपचाप रूखी सूखी 2 रोटी खाकर एक कोने में पड़ी रहूं। बहू का आए दिन किटी पार्टी में जाना, शॉपिंग करना, दिन भर घर से गायब रहना, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन तो बहू ने हद ही कर दी। रात के 11 बजे वह अपनी किटी पार्टी करके घर लौटी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया, बहू इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अभी तुम्हारी शादी को कुछ ही समय हुआ है और तुम दिन भर गायब रहती हो, और अब रात को भी इतनी देर से आती हो। जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो, मोहल्ले वालों का मुंह नहीं पकड़ा जाता। बस मेरा इतना ही कहना था कि बहू मुझ पर आग की तरह बरस पड़ी। माँ जी, आपका काम सिर्फ इस घर में 2 वक्त की रोटी खाने का है। चुपचाप बैठकर खा लीजिए, मेरे मामले में टांग मत अड़ाइए। मेरा बेटा भी बहू का आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उसे कहने की बजाय उल्टी 10 बातें मुझे ही सुना दी। जब बहू को लगा कि उसका पति उसकी साइड ले रहा है तो उसे तो और भी आज़ादी मिल गई। अब तो उसके मुंह में जो भी आता मुझे वही कह देती। बेटा हमेशा ही बहू का पक्ष लेता था। बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से परेशान हो चुकी थी मैं। बेटा और बहू दोनों में से कोई सा भी सीधे मुंह बात नहीं करता था। मैं अपना समय काटने के लिए मंदिर चली जाती या अपनी सहेलियों के साथ कीर्तन सत्संग में चली जाती, लेकिन बहू को वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती, माँ आप तो सुबह सुबह निकल जाती हैं घूमने के लिए, घर के काम मेरे ऊपर मत छोड़िए। घर में कलह ना हो, मैंने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। जब कभी मैं बेटे से अपने खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे मांगती तो बहू बेटे की तरफ आंखें निकाल कर मना कर देती। बेटा कहता, माँ अब इस बुढ़ापे में आपको पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सब चीज़ें तो मिल रही हैं आपको घर में, अब बुढ़ापा हो गया तो क्या हुआ?
क्या बुढ़ापे में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती? मैंने सोचा बेटे के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मैं कुछ काम कर लूँ, 4 पैसे भी आएंगे हाथ में और समय भी कट जाएगा। मुझे अचार बनाना बहुत अच्छा आता था। मैंने अचार बनाने का काम शुरू कर दिया। मैं घर में ही रहकर अचार बनाने लगी, लेकिन बहू को उसमें भी परेशानी थी। जब देखो पूरे घर में अचार की बदबू उठा देती हो और सामान भी इधर उधर फैला देती हो। पूरे घर का कबाड़ खाना बना रखा है। आए दिन कोई ना कोई घर पर आता रहता है अचार लेने के लिए। यह सब ड्रामा बंद कीजिए। कल से आप कोई अचार नहीं बनाएगी। बेटे को भी बहू ने अच्छी तरह पढ़ा दिया था। बेटे ने भी मेरे अचार बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। मैंने यह काम करना भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद बहू को बेटा हुआ। मैं बहुत खुश हुई कि अपने पोते के साथ हंसी खुशी समय बिताऊंगी। धीरे धीरे पोता बड़ा हो रहा था। एक दिन मैं शाम के समय पोते को लेकर पार्क में घूमने चली गई। पोता झूलने लगा। मेरा ध्यान भटक गया और पोता गलती से झूले से गिर गया, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई और थोड़ा सा खून निकलने लगा। वह तेज़ तेज़ रोने लगता है। मैं अपने पोते को देखकर घबरा गई। मैंने उसे चुप कराया, पानी पिलाया और फटाफट उसे लेकर घर चली गई। घर जाकर बहू ने जो मुझे सुनाई मैं बयां नहीं कर सकती। बेटा भी इतना क्रूर बन गया कि मुझे मारने को चढ़ गया। बहू ने घर में हंगामा मचा दिया। अब या तो इस घर में मैं रहूँगी या तुम्हारी माँ। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। आज तो हद ही हो गई। आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो इनका क्या बिगड़ता। आप अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। मैं बहू के चेहरे को देखती रह गई। बेटा मेरा सामान एक बैग में रखकर मुझसे बोला, चलो मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ। वहाँ तुम भी खुश रहोगी और हम भी शांति से जिएंगे। मैं रोज़ रोज़ अपने परिवार में कलह नहीं चाहता। आपकी वजह से आए दिन घर में कलेश रहता है। बेटे की बातें सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आज तक जिसे मैं अपना बेटा कह रही थी वह मेरा कभी था ही नहीं। बेटे की बातों ने मेरे कलेजे को चीर दिया था। मेरा कलेजा फटा जा रहा था। मैं उस दिन को याद कर रही थी जब मैंने इसे जन्म दिया था और हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए थे कि आज हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारे जीवन में आ गया है। भगवान ने हमारी सुन ली और मेरी सूनी गोद को हरा भरा कर दिया, क्योंकि अनीता जी ने शादी के पूरे 10 साल बाद बेटे को जन्म दिया था। वह भी बहुत मिन्नतें करके और तीर्थ करके बेटे का मुंह देखने को मिला था। आज वही बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़कर आने की बात कर रहा है। मैं कैसे भी करके रह लूँगी, लेकिन वृद्ध आश्रम में दूसरों पर आश्रित रहना मुझे मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था। मैंने अपने कपड़ों का बैग बेटे के हाथों से छीन लिया और वापस अपने मकान में आ गई, जिसमें मैं शादी करके आई थी। बेटा बहू इसमें भी खुश थे, क्योंकि उनकी तरफ से तो चाहे मैं वृद्ध आश्रम जाऊँ या सड़क पर, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने आप से और अपनी खुशी से। उनके अंदर मेरे लिए कोई सम्मान नहीं बचा था। उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। अपनी पुरानी यादों में खोई अनीता जी की तंद्रा टूटी जब उनकी पड़ोस में रहने वाली सहेली कावेरी जी ने आवाज़ लगाई, अरे अनीता, कहाँ खोई हुई है? कितनी आवाज़ें लगा चुकी हूँ। अब दरवाज़ा खोला है तूने? अरे बस वो आँख लग गई थी मेरी। आजा अंदर बैठ। अरे अनीता, तुझे पता है, तू सुनेगी तो खुश हो जाएगी। मेरा भतीजा अचार बनाने वाली कंपनी में काम करता है। वो जो अचार तूने डाला था ना, मेरे भतीजे को बहुत पसंद आया। उसने कंपनी के मालिक को तेरे अचार बनाने के बारे में बताया। तेरे अचार को टेस्टिंग के लिए भी भेजा। बहुत बढ़िया अचार बताया है तेरे हाथों का। सबने खूब तारीफ़ की है तेरे अचार की। अभी अभी मेरे भतीजे का फ़ोन आया था। वो बोल रहा था कि उसकी कंपनी में तुझे ऑफ़र मिला है अचार बनाने का। कंपनी के मालिक तुझसे मिलना चाहते हैं। अपने अचार की तारीफ़ सुनकर अनीता जी को बहुत अच्छा लगा और अपनी सहेली कावेरी जी के कहने पर अनीता जी ने उनसे मिलने के लिए हाँ कह दी। अगले दिन एक बड़ी सी कार में कावेरी जी का भतीजा और कंपनी के मालिक दोनों अनीता जी के घर पहुंच गए। अनीता जी आंगन में बैठी बर्तन साफ कर रही थी। जल्दी से हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से हाथों को पूंछकर उनके लिए चारपाई बिछा दी। कंपनी के मालिक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। महेंद्र जी अनीता जी से बोले,
अनीता जी, आपके द्वारा बनाया हुआ अचार हमें बहुत पसंद आया। सच बताऊं तो मैंने बहुत तरह के अचारों का स्वाद लिया, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। आपसे विनती है कि आप हमारे अचार की कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज का कार्यभार संभालें और अपना अनुभव और सहयोग दें। उनकी बातें सुनकर अनीता जी बोली, देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे हाथ के डले हुए अचार की इतनी तारीफ़ की। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। लेकिन इस उम्र में बाहर निकल कर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। अनीता जी की बात सुनकर महेंद्र जी बोले, अरे नहीं नहीं अनीता जी, आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए स्पेशल गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे जो आपको समय से लेकर जाएगी और समय पर आपको आपके घर छोड़ दिया करेगी, और आपसे ज़्यादा काम भी नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ वहां बैठकर अपने अनुभव के आधार पर अचार बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। अनीता जी ने सोचा, जब मुझे आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और वहां बैठकर सिर्फ मुझे बताना है, ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करना है, घर में भी खाली ही बैठी रहती हूँ। इससे अच्छा तो बाहर निकलूँगी, कंपनी में 4 लोग मिलेंगे, उनसे बातें भी करूँगी, हंस बोल लिया करूँगी और वहाँ मेरा मन भी लगा रहेगा। यही सब सोचकर अनीता जी ने कंपनी के मालिक से हामी भर ली। अगले दिन से ही अनीता जी ने कंपनी में जाना शुरू कर दिया। अब तो उन्हें रोज़ सुबह गाड़ी लेने के लिए आती और शाम को छोड़कर भी जाती। उनके जाने के बाद कंपनी में दुगनी तरक्की होने लगी। कुछ ही दिनों में अनीता जी ने प्रसिद्धि हासिल कर ली, क्योंकि कंपनी के मालिक ने अचार के डिब्बों पर अनीता जी का नाम और फोटो दोनों छपवा दिए थे, जिससे लोग उन्हें और भी जानने लगे। टीवी पर उनके विज्ञापन भी शुरू होने लगे। यूट्यूब चैनल पर भी उनके अचार का ऐड चलने लगा। ढेर सारा सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अनीता जी को अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। अब अनीता जी दूसरों पर निर्भर नहीं थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक आने लगी थी। उनका समय कंपनी में काम करने वाले लोगों के साथ हंसते बात करते हुए कब निकल जाता, उन्हें पता ही न चलता। खुशी हर समय उनके चेहरे पर झलकती रहती थी। अब वह पहले से भी चुस्त दुरुस्त हो गई थी। उधर बेटे और बहू तो अपनी मस्ती में मग्न थे। जब से अनीता जी अपने घर आई थी, बेटे ने एक बार भी अपनी माँ का हाल चाल जानने की जरूरत नहीं समझी। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेली बिना कुछ सुख सुविधा के कैसे रह रही होगी, बिना पैसों के कैसे अपना गुजारा कर रही होगी। एक दिन जब बहू अपना फेवरेट सीरियल टीवी पर बड़े ध्यान से देख रही थी, तो बीच में अनीता जी के अचार का ऐड उनकी फ़ोटो के साथ अपनी सास को इस तरह देख बहू की हैरानी का ठिकाना ना रहा। रूपा जोर जोर से अपने पति को आवाज़ लगाने लगी, अरे कौन सी आफत आ गई, क्यों चिल्ला रही हो? अरे आकाश, यह देखो तुम्हारी माँ कैसा नाम कमा रही है। बेटा भी अपनी माँ को टीवी पर देख आंखें फटी की फटी रह गई। अरे माँ टीवी पर? रूपा, माँ ने तो कमाल कर दिया। अरे सुबह मैंने तो ऑफिस जाते समय पोस्टर भी देखा था इनका, लेकिन मैंने फ़ोटो पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। माँ का इतना प्रचार हो रहा है, अब तो माँ खूब पैसे कमाती होगी। रूपा बोली, अरे आकाश, मैं तो कहती हूँ माँ जी के पास चलते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, उनके सामने 2-4 आंसू बहा देंगे और उन्हें अपने साथ घर ले आएंगे। यहाँ हमारे साथ रहेगी और जो भी कुछ कमाएगी सब हमें ही देगी। ठीक बोल रही हो रूपा तुम। हम दोनों अभी चलते हैं माँ को लेने। पैसे के लालची बेटा बहू दोनों अपनी माँ को लेने उनके पास पहुँच गए, लेकिन अनीता जी घर पर नहीं थी। अनीता जी के दरवाजे पर उनका पोस्टर छपा हुआ था। उस पर कंपनी का एड्रेस पढ़कर दोनों वहीं पहुँच गए। दोनों अपनी माँ से मिलने अंदर जाने लगे तो गेट पर खड़े गार्ड ने उन्हें बाहर ही रोक लिया और बोला, अभी अंदर मीटिंग चल रही है। बेटे बहू दोनों एक दूसरे को देखने लगे और चिलचिलाती धूप में वहीं बाहर बैठ गए। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई तो दोनों अंदर चले गए। अनीता जी ऑफिस में बैठी हुई थी। अपनी माँ के ऐसे ठाठ देख बेटे बहू की हैरानी का ठिकाना ना रहा। दोनों के दोनों दंग रह गए। एक साथ आंखों में घड़ियाली आंसू लेकर बोले, माँ हम दोनों को माफ़ कर दो, हम दोनों आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ रहेंगी। अनीता जी बोली, नहीं बेटा,
मुझे तुम लोगों के साथ वही जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी है। वहाँ से निकलकर मुझे अपने जीवन की सही दिशा मिल गई है। वहाँ तो तुम लोगों को मेरा कुछ बोलना तक भी पसंद नहीं था। पोते को थोड़ी चोट क्या लग गई थी, तुम दोनों ने मुझे खूब बुरी बुरी सुनाई थी। और तो और मेरा बैग भी पैक कर दिया था वृद्ध आश्रम में छोड़कर आने के लिए। मेरे खुद के बेटे ने। अनीता जी बेटे से नज़रें मिलाते हुए बोली, अब मैं खुद पर आत्मनिर्भर हूँ, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। बेटे बहू ने अनीता जी से कई बार माफ़ी मांगी, घर ले जाने के लिए खूब हाथ पैर मारे, लेकिन अनीता जी ना तो उनके साथ गई और ना ही उन्हें माफ़ किया। उसी समय कुछ लोग अनीता जी के ऑफिस में उनका इंटरव्यू लेने आए। अनीता जी उन लोगों के साथ बिजी हो गई और बेटा बहू अपना सा मुँह लेकर एक कोने में खड़े माँ को देखते रह गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।